अलिफ पार्ट 21। मेरे प्यारे अल्लाह, आज मैंने बाबा को फिर ख्वाब में सितारा बनते देखा, जैसे तुर्की में देखा था। तब मैंने उन्हें सितारा बनते देखा था, फिर वो आग का गोला बन गए और फिर वो बहुत दूर चले गए। आज फिर मैंने उन्हें दूर जाते देखा और मेरी आँख खुल गई। बाबा कहीं भी नहीं थे। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया, पहले अपने बारे में बताना चाहता था। मेरा नाम कल्बे मोमिन है। आपको याद है, कई महीने पहले मैं आपको ख़त लिखा करता था। तब मैं तुर्की में रहता था, अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। आपने मेरे ख़तों के जवाब मेरे दादा को भेज कर दिए थे, मगर दादा ने मुझे नहीं दिए। आपको मैं याद आ गया ना? मुझे पता था मैं आपको याद आ जाऊँगा, क्योंकि मम्मी कहती हैं आप कभी कोई चीज़ नहीं भूल सकते, ख़ास तौर पर इनको जो आपसे प्यार करते हैं। और मैंने तो आपसे बहुत प्यार किया है। देखिए, मैंने आपके लिए हार्ट्स भी बनाए हैं और हमेशा की तरह इस ख़त पर फूल और सितारे भी बनाए हैं, रंगीन पेंसिलों से। आप सोचते होंगे अगर मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ तो फिर आपको इतने महीने से ख़त क्यों नहीं लिख रहा। मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस पाकिस्तान आ गया हूँ। आपसे रोज़ बात करता हूँ, रात को बिस्तर पर लेटकर सोने से पहले, जब से पारा पढ़ता हूँ तब भी आपको याद करता हूँ, और जब नमाज़ पढ़ता हूँ तब भी। नमाज़ें सारी नहीं पढ़ता और रोज़ भी नहीं पढ़ता, लेकिन सीख रहा हूँ। आप नाराज़ मत होना, मुझे पता है आप नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम अब बहुत बड़े घर में रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मुझे अपना स्कूल याद आता है, अपने दोस्त भी, और वो जगह भी जहाँ मैं आपके लिए ख़त छोड़ कर आया करता था। मैं यहाँ भी एक जगह ढूंढ ली है जहाँ मैं आपके लिए ख़त छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा दिल पाकिस्तान में नहीं लगता। यहाँ अब हमारे पास वो सब कुछ है जो मैंने आपसे मांगा था, बहुत बड़ा सा घर, गाड़ी और वो सारी चीज़ें जो मैं आपसे मांगता था, वो मम्मी मुझे बाज़ार से लेके दे देती हैं। सब कुछ मिल गया है, लेकिन मम्मी खो गई हैं। ये मेरी वाली मम्मी नहीं है। वो अलग कमरे में रहती हैं और मैं अलग कमरे में, और कभी कभी वो कई के दिन कमरे में नहीं आती। मुझे लगता है उन्हें अब मेरी और बाबा की परवाह नहीं है। वो बाबा को मिस नहीं करती, उनके लिए पहले की तरह रोती भी नहीं है। अब बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहनती हैं, जेवर भी, मेकअप भी, और वो बहुत हंसती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। कभी कभी वो इतना हंसती हैं कि मुझे इन पर गुस्सा आता है। मुझे इनके बारे में बहुत सारी ख़राब बातों का भी पता चल गया है, लेकिन वो मेरी मम्मी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, इसके लिए सॉरी। मगर अब बाबा बहुत याद आते हैं मुझे, और दादा भी। मेरे प्यारे अल्लाह, क्या आप मुझे इन दोनों के पास तुर्की नहीं भेज सकते? मेरा दिल मम्मी के पास नहीं लगता, वो मुझे एक चुड़ैल लगती हैं। मुझे पता है मुझे मम्मी को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इन पर गुस्सा आता है। मुझे लगता है उन्होंने मेरे बाबा को जानबूझकर नाराज़ किया। अगर वो तुर्की में रहती तो बाबा मिल जाते, मैं खुद ढूंढ लेता इनको। मुझे हर खो जाने वाली चीज़ को ढूंढना आता है। मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने आपसे कहा था आप मेरी मम्मी और बाबा की सुलह करवा दें और सब इकट्ठे रहें, लेकिन आपने मुझे जो जवाब भेजा था वो दादा ने मुझे नहीं दिया, और अब दादा भी कहीं गुम हो गए हैं। मैं बहुत उदास हूँ यहाँ पाकिस्तान में। आपको ख़त इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप मेरे लिए कुछ करें। क्या आप मेरे पर उगा सकते हैं ताकि मैं उड़कर तुर्की चला जाऊँ और मम्मी मुझे ढूंढती रह जाएं? मुझे पता है आप सब कर सकते हैं। आप कब मुझे अपने पापा और दादा से मिलवाएंगे? जल्दी मिलवा दें, मैं बहुत बड़ा हो गया तो वो मुझे नहीं पहचानेंगे। अब मैं सोने लगा हूँ, आप भी सो जाएं। आपका कल्बे मोमिन। बिस्तर पर लेटे रात के इस पहर इसका जिस्म कुछ देर झटके खाता रहा था, यूं जैसे वो नींद में किसी चीज़ से डर रहा था, और फिर एकदम उसकी आंख खुली थी। वो उठकर बैठ गया, वो कांप रहा था। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी और बहुत दूर से किसी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, कुछ औरतें और मर्दों के कहकों की भी। कल्बे मोमिन बिस्तर से निकल आया। उसने कमरे की लाइट ऑन की। बाहर से आने वाली मौसीकी और इन कहकों की आवाज़ों का अब वो आदी हो चुका था, और इनकी वजह से नहीं जागा था, और ना ही वो आवाज़ें कभी इसकी नींद को रोक सकती थी। वो बहुत बड़ा और आरामदायक कमरा था जिसमें वो इस वक्त मौजूद था।
वहाँ बेहतरीन फर्नीचर था और कोई भी बच्चा इस कमरे में रहकर खुश होता। अपने बिस्तर से उठकर वो कमरे में दीवार के साथ पड़ी एक स्टडी टेबल पर जा बैठा। दराज खोलकर उसने एक राइटिंग पैड निकाला और फिर लैंप ऑन किया। कागज़ पर वो कुछ लिखने लगा था, वही सब कुछ जो वो रात को इस पहर इस तरह ख्वाब में डर जाने पर लिखता था। अल्लाह ताला के नाम एक और ख़त। वो ख़त शायद इसकी रूह में कहीं बहुत पहले लिखे गए थे जो अब उस पर उतर रहे थे। कल्बे मोमिन को हर बात, हर तरफ सिर्फ अल्लाह ही याद आता था। खुश होने पर भी, खफा होने पर भी, कोई चीज़ मिल जाने पर भी और कुछ खो देने पर भी, किसी चीज़ की तलब होने पर और किसी चीज़ को पा ना सकने पर। इसका ख़ानदान कई नस्लों से अल्लाह के नामों की ख़ताती करता आया था, पर कल्बे मोमिन को ख़ताती नहीं करना थी, ख़त लिखने थे। अल्लाह के नामों और इसकी आयत की खूबसूरती नहीं बयान करनी थी, इससे बातें करना थी। और बातों का सिलसिला वो तुर्की से पाकिस्तान आकर रुक गया था। कई महीने रुका रहा था और फिर दोबारा शुरू हो गया था। वो तन्हा रह गया था और उदास भी और नाखुश भी और नाराज़ भी, और इसके पास अल्लाह को लिखने के लिए बहुत कुछ था। पहले इसके ख़तों में शिकवे और शिकायतें नहीं होती थीं, सिर्फ ज़रूरतें होती थी। अब ज़रूरतें पूरी हो गई तो इनकी जगह शिकवे और शिकायतों ने ले ली। मगर मोमिन को अल्लाह से कोई शिकवा नहीं था। इसके सारे शिकवे हुस्न जहाँ से थे, इसकी मम्मी से। वो बड़ी एहतियात से घर के मेन दरवाजे से अकबी लॉन में निकला था। वहाँ एक दरख्त पर इसने वो लेटर बॉक्स कुछ हफ्तों पहले ही इस तरह रात को लटकाया था ताकि किसी को इसके बारे में पता न चल सके। अकबी लॉन की बार के पार स्विमिंग पूल के गिर्द इस वक्त वो पार्टी जारी थी जिसका शोर इसके कमरे तक आ रहा था और बाहर लॉन में वो शोर बहुत बढ़ गया था। कल्बे मोमिन को इस बार के सामने से गुजरकर लॉन के आखिर में आम के इस दरख्त तक जाना था जिस पर इसने वो लेटर बॉक्स लटकाया हुआ था। इस कदर आमद बाड़ के सामने से गुजरते हुए मोमिन ने बाड़ के दरमियान जगह जगह छोटे बड़े सुराखों से पूल के इर्द गिर्द मौजूद मर्दों और औरतों को शराब के गिलास पकड़े झूमते देखा। वो वहाँ रुका नहीं। आम के दरख्त के नीचे अंधेरा था। इसने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा अपने दांतों में दबा लिया और दरख्त पर चढ़ने लगा। इसे इस पर चढ़ने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। वो चंद ही मिनटों में दरख्त की एक ऊंची वाली शाख पर था और इस शाख पर बैठकर इसने स्विमिंग पूल की दूसरी जानिब देखा। वहाँ बहुत सारे मर्द और औरतें झूम रहे थे, लेकिन नाचने वाली औरत सिर्फ एक थी और वो हुस्न जहाँ थी। तेज़ बेहंगा मौसीकी के साथ नाचते हुए वो मोमिन को बहुत बुरी लगी थी और इसने इससे नज़रें चुराईं और अपने सर पर मौजूद एक दूसरी शाख के साथ बंदे लेटर बॉक्स में अपने मुंह में दबा लिफाफा निकाल कर डालने की कोशिश की थी। इसका पाँव एकदम फिसला। इसने शाख पकड़कर संभलने की कोशिश की, वो नाकाम हुआ और फिर खौफ के आलम में इसने अपने आप को इस ऊपर की शाख से नीचे गिरते देखा। इसने बेख्तियार एक चीख मारी थी। ज़मीन पर गिरते हुए इसने हवा में उड़ते इस लिफाफे को देखा जो एक लम्हे के लिए बाहर गेट पर लगी रोशनी में आसमान से नीचे गिरता नज़र आया था और फिर कल्बे मोमिन को होश नहीं रहा। इसकी आंख जब दोबारा खुली तो वो अपने बिस्तर में था और इसका बाजू एक प्लास्टर में लिपटा हुआ था। दर्द की एक लहर इसके बाजू में उठी थी, मगर इससे ज़्यादा गहरी वो शर्मिंदगी थी जो इसे हुस्न जहाँ को अपने स्टडी टेबल पर बैठे इन ख़तों को पढ़ते देखकर हुई थी। आपने मेरे लेटर्स क्यों पढ़े? ये आपके लिए नहीं थे। वो बेख्तियार माँ पर खफा हुआ था और इसकी आवाज़ पर कुर्सी पर बैठी हुस्न जहाँ ने पलट कर उसे देखा था। इसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसने कल्बे मोमिन के गुस्से और खफी को पल भर में गायब किया था। तुम दादा के पास जाना चाहते हो? वो कुर्सी से उठकर इसके पास आकर बैठ गई। नहीं, मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ, उसने लेटे लेटे माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वो इसे देखती रही, फिर इसने नज़रें चुराते हुए कहा, तुम इनके पास नहीं जा सकते। वो तो आ सकते हैं, कल्बे मोमिन ने बेसख्ता कहा था। वो भी नहीं आ सकते। उसे घुमाव हुआ। उसने जहाँ की आंखों में पानी देखा था। पानी ही हो सकता था, आंसू तो नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं आ सकते? वो बेचैन हुआ। इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि आपने गलती की है और वो आपको माफ़ नहीं कर सकते। मोमिन को जैसे कई बार दोहराई बात याद आई। उसने जाने इसकी बात काट दी। तुम्हारे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने अल्लाह को लेटर्स लिखे हैं। कल्बे मोमिन ने भी इसी इत्मीनान से कहा था।
वो इसका चेहरा देखती रही। फिर इसने मोमिन का वो हाथ अपने हाथों में लिया जो प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। तुम बाबा को सितारा बनते देखते थे ना, तुम्हारे बाबा वाकई सितारा बन गए हैं। आ नहीं सकते वो हम अब हमारे पास। कल्ब मोमिन ने इसकी आवाज़ बड़ी दिक्कत से सुनी थी। वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी, यूँ जैसे वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, दोहराना भी नहीं चाहती थी। हम भी नहीं जा सकते? कल्ब मोमिन उलझा। तुम नहीं, शायद मैं चली जाऊँ, उसने माँ को कहते सुना। वो एकदम खौफ के आलम में उठकर माँ से लिपटा था। उसने जहाँ से नफ़रत करने के बावजूद, नाराज़ और खफा होने के बावजूद, मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा, वो हुस्न जहाँ से लिपट कर कहता जा रहा था। तुम दादा के पास चले जाओ मोमिन, वो इससे कह रही थी। मोमिन इसका चेहरा नहीं देख सकता था, मगर अंदाज़ा कर सकता था वो इस पर आंसू बहा रही थी, पानी नहीं। नहीं, मैं दादा के पास नहीं जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। उसने माँ से वादा किया था या शायद अपने आप से वादा किया था। कोई जवाब आया नहीं। मैंने पहले ही कहा था। तुमको यकीन है वो ख़त अल्लाह को मिल गए होंगे? हाँ, मिल तो गए होंगे, अल्लाह को सब मिल जाता है। कितने ख़त भेजे हैं तुमने अल्लाह को? 30। ये तो बहुत सारे हैं, अल्लाह को जवाब तो देना चाहिए। हाँ, टीचर कहते हैं अल्लाह सबकी सुनता है और सबको जवाब भी देता है। मोमिन ने इस पर बेहद यकीन से कहा था। वो इस दिन स्कूल के ग्राउंड में अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ बैठा अपना ये राज शेयर कर रहा था जो वो आमतौर पर नहीं करता था, और वो दोनों बच्चे बेहद पुरजोश और मुतासिर हुए थे। इन ख़तों के बारे में बात कर रहे थे जो मोमिन ने अल्लाह को भेजे थे। तुम लोग किसी को बताना मत। उनसे बात करते करते मोमिन को हर बार की तरह इन्हें ख़बरदार करना याद था। दोनों ने बैक वक्त नफ़ी में सर हिलाकर इससे राज ना खोलने का वादा किया था। मोमिन अगर अल्लाह ने कभी भी जवाब ना दिया तो इन दोनों बच्चों में से एक बच्ची रिदा ने इससे पूछा था। वो ज़रूर देंगे, मोमिन ने बेहद इत्मीनान और यकीन से कहा था। हाँ मोमिन, लेकिन अगर जवाब ना आया तो? इस बार दूसरे बच्चे बिलाल ने भी जैसे इस बच्ची की हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर मैं अल्लाह से खफा हो जाऊंगा, मोमिन ने एकदम अपना प्लास्टर में लिपटा बाजू गोद में रखते हुए कहा। और खफा होकर फिर तुम क्या करोगे? रिदा को फिर तजस्सुस हुआ। कल्ब मोमिन इनके लिए पूरी शरारत चीज़ था। मैं दोबारा अल्लाह को कभी ख़त नहीं लिखूंगा, उसने बेहद संजीदगी से कहा। दोनों बच्चों जैसे तसल्ली नहीं हुई थी। बस? रिदा ने दोबारा पूछा। हाँ, और मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, दुआ भी नहीं करूंगा, मोमिन ने जैसे मज़ीद बताया। बस? इन बच्चों की जैसे अभी भी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। और हमेशा झूठ बोलूँगा और बुरे काम करूँगा, मोमिन ने इस बार पहले से भी ज़्यादा संजीदगी से कहा। रिदा और बिलाल ने एक दूसरे को देखा। फिर रिदा ने बड़ी हमदर्दी से अपने लंच बॉक्स में से लंच खाते हुए इससे कहा, मैं दुआ करूँगी तुम्हारे लेटर का जवाब ज़रूर मिले। रिदा ना भी कहती तो भी मोमिन को यकीन था इसे अल्लाह ताला ख़त का जवाब ज़रूर देंगे। वो देर कर सकते हैं लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मंज़र बदला। आपने पहले कभी मेरी बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट नहीं की। गुब्बारे पकड़े मोमिन हंसता खिलखिलाता हुस्न जहाँ के पास आया था, जो पूल साइड पर होने वाली मोमिन की इस बर्थडे पार्टी के सारे इंतज़ामात को खुद देख रही थी। और मोमिन हैरान था, लेकिन हैरान से ज़्यादा खुश। दरख्त से गिरने वाले हादसे के बाद अचानक ही हुस्न जहाँ इसे ज़्यादा तवज्जो देने लगी थी, और मोमिन को लगता था जैसे इसकी मम्मी वापस मिल गई हैं, वही वाली मम्मी जो तुर्की में थी। हाँ, बस इस बार दिल चाहा तुम्हारी बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाऊं ताकि तुम्हारी मुझसे नाराज़ी ख़त्म हो जाए, हुस्न जहाँ ने उसे अपने साथ लिपटाते हुए कहा। मोमिन ने परफ्यूम की तेज़ खुशबू महसूस की। इसका दिल चाहा वो हुस्न जहाँ से कहे इसे अपनी माँ की खुशबू चाहिए। जब वो तुर्की में परफ्यूम नहीं लगाती थी और वो इसको अपने साथ लिपटाती थी तो मोमिन को हुस्न जहाँ के वजूद से उठने वाली खुशबू अजीब अंदाज में महसूस होती थी। इसके नरम गरम वजूद से फूटती हुई हुस्न जहाँ को अपनी खुशबू जैसे मोमिन लाखों खुशबुओं में से पहचान सकता था। तुम्हारे दोस्त कब आ रहे हैं? हुस्न जहाँ ने इसे साथ लिपटाते हुए पूछा। पता नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, मोमिन ने इसी तरह इसे लिपटे लिपटे कहा। बड़े अरसे के बाद वो इस तरह इसके साथ थी, और यूँ नहीं बल्कि कोई नहीं था, सुल्तान भी नहीं, जो हर वक्त हुस्न जहाँ का साया बना रहता। सुनो मोमिन, वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। अपने दोस्तों के सामने मेरा नाम, मोमिन ने रवानी में इसकी बात काटी।
जी नाम लूँगा, आपको हुस्न जहाँ कहूँगा, मम्मी नहीं कहूँगा। मुझे याद है नानी ने जो भी कहा था। इसने मुमताज़ का पढ़ाया हुआ सबक दोहराया था। नहीं मम्मी, मेरा नाम मत लेना, मुझे मम्मी कहना। मम्मी ने एकदम हैरान होकर इससे लिपटे लिपटे सर उठाकर उसने जहाँ को देखा था वो मुस्कुरा रही थी। पहली बार मोमिन को इसका मेकअप भी अच्छा लगा था। वो इस मेकअप ज़्यादा चेहरे में भी अपनी माँ को पहचान रहा था। मोमिन, वो एक रिदा की आवाज़ पर एकदम पलटा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ पूल की दूसरी साइड पर खड़ी हाथ हिला रही थी। मोमिन ने एकदम उसने जहाँ का बाजू खींचते हुए कहा, मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं आपको मिलवाऊँ। वो उसने जहाँ को जैसे बेहद खुशी और जोश के आलम में खींचते हुए पॉल की दूसरी तरफ ले गया था, जहाँ रिदा अपने माँ बाप के साथ खड़ी थी और इसके माँ बाप के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट उसने जहाँ को देखते ही गायब हो गई थी। हमें पता ही नहीं था कि कल्ब मोमिन आपका बेटा है, उन्होंने इब्तदाई लैग के बाद खड़े खड़े उसने जहाँ से कहा। मोमिन के पापा से भी मिलवाइए। मोमिन ने रिदा की मम्मी को कहते सुना और इसने हुस्न जहाँ का चेहरा देखा जिस पर बादल आए थे, गहरे काले बादल। और इन बादलों ने इस खुशी और हुस्न जहाँ की मुस्कुराहट को सबसे पहले निगला था। मोमिन ने पलट कर रिदा की मम्मी और बाबा को देखा। वो इन्हें अपने बाबा के बारे में बताना चाहता था, सब कुछ, इसकी कैलीग्राफी के बारे में, इनके रक्स के बारे में और इस मोहब्बत के बारे में जो वो मोमिन से करते थे और मोमिन की मम्मी से भी, लेकिन वो बता नहीं सका। रिदा की मम्मी और बाबा इसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे, वो बच्चा था। इनको बड़ों से जवाब चाहिए था और बड़ों के पास इस वक्त जो भी जवाब था वो इन्हें झूठ लगा था। वो मोमिन की ज़िंदगी की सबसे यादगार सालगिरह थी। इस सालगिरह पर इसके सब दोस्त आए थे और इसे बहुत सारे तोहफे मिले थे। इतने तोहफे कि इसका कमरा भर गया था और इनमें बहुत सारे तोहफे वो थे जो हुस्न जहाँ ने उसे दिए थे। और मम्मी शाम सारा वक्त मोमिन के साथ रही थी, इसके दोस्तों के साथ खेलती रही थी। वो कल्बे मोमिन के लिए ख्वाबों जैसा दिन था, खूबसूरत ख्वाबों जैसा। वो ज़िंदगी वैसी ही गुजारना चाहता जैसी वो शाम थी। अगला दिन इसकी ज़िंदगी के भयानक दिनों में से एक था। स्कूल में इसे अपने क्लास फेलोज़ और दोस्तों के रवैये में कुछ अजीब तब्दीली महसूस हुई थी। इनके अंदाजे में एक अजीब सी ठंडक थी या शायद हकारत। वो बच्चा था, लहजे पहचान सकता था, लेबल नहीं लगा सकता था, क्योंकि इसके पास इस उम्र में वो लेबल नहीं थे जो सिर्फ बड़ों को तजर्बे और ज़िंदगी देती है और जिसके बलबूते पर वो किसी की ज़िंदगी भी दागदार कर सकते हैं। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे छोड़कर यहाँ लंच करने आ गए तुम। वो लंच ब्रेक में रिदा और बिलाल को ढूंढता रहा था और बिलाकर इसने इन्हें ग्राउंड के एक बेंच पर देख लिया था। वो इन दोनों के दरमियान बेंच पर पड़े बड़े घमंड से आकर बैठा था और इसने अपना लंच बॉक्स खोला था और तभी इसने दाएं बाएं बैठे बिलाल और रिदा को बेंच से खड़े होते देखा। मम्मी ने हैरानी से इन्हें देखा। अब हम कभी तुम्हारे साथ लंच नहीं करेंगे, रिदा ने कुछ खफगी से इससे कहा। क्यों? वो हैरान हुआ। बल्कि बात भी नहीं करेंगे, साथ भी नहीं बैठेंगे। इसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। अलबत्ता इन दोनों ने किसी मेकान के अंदाज में जुमले दोहराने शुरू किए थे। वो इनका मुंह देखने लगा था। लंच करना वो भूल गया था। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे कोई बाबा नहीं है, रिदा ने इसी अंदाज में कहा था। एंड योर मॉम इज़ अ बैड वूमेन, बिलाल ने बेहद हकारत से कहा। मोमिन का चेहरा सुर्ख हुआ। नो शी इज़ नॉट। यस शी इज़, बिलाल ने इसी अंदाज में कहा। मेरी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी मम्मी डांसर है और बुरी औरत है, रिदा ने इसके सामने खड़े खड़े हाथ के इशारे से बेहद गुस्से से बताया था। कल्बे मोमिन को यकदम लगा वो इन दोनों के सामने चूंटी बन गया था। कल शाम का हाथी नहीं रहा था, हकीर मामूली हो गया था। इसने कुछ कहने की कोशिश की, इसके हलक से आवाज़ नहीं निकली। अल्लाह तो तुम्हारे कभी ख़तों के जवाब भी नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी मम्मी एक बुरी औरत है, रिदा ने जाते जाते इससे कहा था। कल्बे मोमिन कांपने लगा तो यूँ जैसे उसे बुखार हो गया था या इसने कोई भूत देख लिया था। इसके दोस्त अब इसे छोड़कर जा रहे थे। उसे लग रहा था इसे सारी दुनिया ने छोड़ दिया था और ये सब इसकी मम्मी की वजह से हुआ था, हुस्न जहाँ की वजह से, इसके डांस करने की वजह से इसे हुस्न जहाँ से शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।